जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं वंदना शुक्ला, श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी छतरपुर, विभाग हिंदी, और जो हमारा विषय है हिंदी भाषा एवं नैतिक मूल्य, और इसके अंतर्गत जो हमने शीर्षक रखा है समास। ये पाठ्यक्रम बीए द्वितीय वर्ष एवं बीए बीएड तृतीय वर्ष के लिए है। समास आप लोगों के नॉलेज में पहले से ही होगा कि समास किसे कहते हैं, लेकिन आज मैं फिर से आपके सामने इसकी परिभाषा, इसका आशय, इसका अर्थ स्पष्ट करूंगी। समास आप एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीटेट, एमपीटेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समास आप हिंदी के अंतर्गत व्याकरण के रूप में अवश्य पढ़ते होंगे। और इसका जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो 1 या 2 नंबर से आपके सामने ये जरूर आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाता होगा। समास का तात्पर्य संक्षेप में या साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि समास का अर्थ है किसी भी बात या किसी भी बिंदु को छोटे में कह देना। ऐसे इसका कह सकते हैं समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त, या कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण, संक्षेप करने की विधि। या कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे तो संक्षिप्त शब्द भी उसमें आपको गाइडों में, बुक्स में कहीं ना कहीं मिलता होगा, लेकिन इसको ऐसे भी कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण। समास की परिभाषा। अब समास की परिभाषा से ही हम स्पष्ट करेंगे कि समास क्या होता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे या कहीं कहीं ऐसे देख लेते होंगे कि कोई वर्ण शब्द आ जाता है, तब आप मिस्टेक हो जाते हैं ये समास है या संधि है। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है कि जहाँ शब्द आते हैं, मोस्टली जहाँ परिभाषा में शब्द को प्रस्तुत किया जाता है वो समास के लिए किया जाता है। जैसे 2 या 2 से अधिक, 2 या इससे ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं नवीन यानी नया एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसका अर्थ है जैसे 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द। सार्थक मतलब है एक उद्देश्यपूर्ण, उसका अर्थ आना चाहिए। तो सार्थक शब्द जो 2 शब्द से मिलकर बन के नया शब्द आता है और उसका एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समास के उदाहरण। वैसे तो समास के 6 भेद होते हैं, उनके कई उदाहरण होते हैं, लेकिन अभी साधारण रूप में हम ले सकते हैं कि मुख्य रूप से समझने के लिए, थोड़ा बहुत ज्ञान करने के लिए समास के क्या उदाहरण हो सकते हैं। देखिए, कमल के समान चरण। अब इसका संक्षेप कर दिया, इसका परिभाषा है कि संक्षिप्तीकरण। अब ये वाक्य हो गया कमल के समान चरण, तो कमल के समान चरण, चरण कमल हो गया ना। इस चीज का ये इतने का संक्षिप्त या संक्षेप में कह सकते हैं चरण कमल। रसोई के लिए घर। दूसरा आप देखिए, रसोई के लिए घर यानी रसोई घर। तीसरा है घोड़े पर सवार, घुड़सवार। चौथा है देश का भक्त। ये हो गया पूरा एक कहने का, और ये शब्द आ गया देशभक्त। इसका संक्षेप कर दिए इस बात को, और ये क्या निकल आया? देशभक्त। अगला राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो इन सब बड़ी बात को छोटे में या संक्षेप में प्रस्तुत करना समास हो गया। अब आइए अब देखते हैं कि इस समास में पूर्व एवं उत्तर पद, इन 2 का क्या रोल है, या इसका कहाँ क्या उपयोग है, या कहाँ किसको कहते पूर्व पद या उत्तर पद। सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। ये इसकी पूर्व पद की, ये इसका आशय, तात्पर्य कुछ भी कह सकते हैं कि पूर्व पद से अर्थ है पहला, या जो आगे होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद, और जो बाद में होता है वो उत्तर पद। सामासिक शब्द के पहले पद को या क्या कहते हैं? पूर्व पद। एवं दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। हो गया? अब ये क्लियर हो गया, पूर्व पद एवं उत्तर पद। अब इसके आगे समास के भेद। आप लोग मुख्य रूप से तो समास के भेद जानते ही होंगे, लेकिन
देखा जाए तो आपके सामने स्क्रीन पे समास के भेद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये हिंदी समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। किसके? समास के। सबसे पहला समास आप लोग भी जानते होंगे कि सबसे पहला समास हमारा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, अब इसकी परिभाषा या इसकी पहचान हम कह सकते हैं कि हम समास को कि ये कौन सा समास है और इसका किस नंबर का है, तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे हमने इसकी परिभाषा, अभी इसके पहले मैंने पूर्व पद और उत्तर पद आपको बताए थे। इसमें जो अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा है उसमें आप देखिए, ये देखिए, जिस समास का पहला पद, यानी पहला पद मीन्स पूर्व पद, जो पहला पद है उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद। पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो। किस शब्द के लिए प्रधानता दी गई है? प्रथम पद के लिए, पूर्व पद के लिए। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है अव्ययी भाव समास की, कि जिसका पहला पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास है। ये देखिए, जिसका प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। ये पहले नंबर का समास है। इससे भी पहचान कर सकते हैं कि ये पहला समास है अव्ययी भाव, तो इसका प्रथम पद ही प्रधान होगा, समास कहते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला पद, अब एक पहचान और इसमें देखनी होगी कि पहला पद क्या हो। कहीं भी समास कोई शब्द लिखा है तो उसमें सबसे पहली पहचान शब्द उपसर्ग के रूप में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, तथा, हर, प्र आदि ऐसे जिसमें शब्द पहले पद में लगे हों तो वो अव्ययी भाव समास होगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आइए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, पूर्व पद में आया है आ, यथा, यथा, प्रति, नी। अब इनको विच्छेद करके दिया है आजन्म। आजन्म मीन्स जन्म पर्यंत। यथा अवधि, यथा अवधि यानी अवधि के अनुसार। इसी क्रम में देखिए, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। प्रति, ये देखिए, प्रति धन दिन, प्रति दिन, प्रत्येक दिन, इसके लिए आ जाएगा प्रत्येक दिन। इसी प्रकार से निडर को हम बिना डर के। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष की परिभाषा देखिए। अव्ययी भाव समास जब पहला हम लोगों ने जब बताया था तो पहला था तो उसका पहला पद प्रधान था। अब दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास है तो इसका क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो एवं पूर्व पद गौण होता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अब इसके उदाहरण देखें। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। राजा का कुमार, राजकुमार। तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। ओके। अब इसके तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आइए अब देखते हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष। इसकी ये पहचान है कि जहाँ कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द बोलते हैं उसमें को लिखा ना गया हो, यानी उसका लुप्त किया गया हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। को हटाया हो गया हो, या देखिए ये लिखा है को के लोप से यह समास बनता है, यानी उस को शब्द को उसमें लिखा नहीं जाता। अपने कॉमन सेंस से अपने आप से ये समझा जाता है कि यहाँ को होना चाहिए। तो जहाँ ये शब्द लिखा ना हो को, तो वो कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथकार यानी ग्रंथ को, देखिए यहाँ आया ना ग्रंथकार, और यहाँ किस शब्द को हटाया है? को, तो क्या हो जाएगा? ग्रंथ को लिखने वाला। ग्रंथकार कौन है? ग्रंथ को लिखने वाला। यहाँ ग्रंथ
कुछ ग्रंथकार में को शब्द को नहीं लिखा गया है, तो यहाँ को शब्द को विलुप्त किया गया हो, वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। अगला करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में अब देखिए, कर्म तत्पुरुष में को हटाया गया था, अब यहाँ पे से और के, इन दो शब्दों को विलुप्त किया गया हो। से और के द्वारा के लोप से यह समास बनता है। जैसे वाल्मीकि रचित, यानी वाल्मीकि जी के द्वारा रचित, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि जी के द्वारा रचित, यहाँ ये को शब्द आया ना, वाल्मीकि रचित के, ये शब्द को हटाया गया, तो क्या हो गया, करण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान, वहाँ पिछले जो हमने इनके भेद देखे हैं वहाँ को से ये शब्द नहीं थे, अब इसमें संप्रदान तत्पुरुष में के लिए ये जो शब्द है इसको विलुप्त किया गया है। जहाँ के लिए शब्द को विलुप्त किया गया होगा वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। देखिए इसको देखते हैं, के लिए का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए, आ गया ना इधर, के लिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, तो ये हो जाएगा के लिए। इस शब्द को विलुप्त किया गया सत्याग्रह में, तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष संप्रदान समास। अगला चौथे नंबर का है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में है से। जिस समास में से शब्द को विलुप्त किया गया हो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। देखिए, से का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जो पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। अगला देखेंगे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का के की आदि के लोप होने का जहां पता चलता है वहां कौन सा समास होता है, संबंध तत्पुरुष समास। जैसे राजसभा, राजा की सभा, आ गया ना, की, राजा की सभा, राजसभा। अगला अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष में इसमें का के की था, अब इसमें है मैं और पर। का लोप होने पर, जहां मैं और पर का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे जल समाधि, मतलब जल में समाधि, जल समाधि, जल में समाधि, तो ये कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब ये यहाँ पर पूरे 6 इसके तत्पुरुष समास के जो प्रकार थे वो 6 के 6 कंप्लीट होते। अब अगला कौन सा आएगा, कौन कौन से समास हुए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष 2 कंप्लीट हुए और तत्पुरुष के 6 उसके जो प्रकार थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब अगला कौन सा आएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि कर्मधारय की परिभाषा क्या होगी। परिभाषा, वह समास जिसका पहला पद विशेषण, विशेषण मीन्स किसी की विशेषता बताना, जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष होता है। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे अब और भी है कि अथवा पहला पद उपमान एवं दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी पहचान है जो के साथ, के समान, के रूप, किसी गुणों की चर्चा, तुलना आदि जिसमें हो वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा।
जैसे इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण आ जाए, कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे चरण कमल, यानी चरण कैसे हैं? कमल के समान। तो क्या उदाहरण होगा? चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी जो चरण कमल के समान है तो वो चरण कमल। अगला नील गगन, गगन कैसा है? नीला। तो इसके लिए इसकी परिभाषा ही ये दी गई थी कि जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द सार्थक शब्द उत्पन्न हो वो समास है। और इसका अर्थ क्या है? कि जिसका संक्षेप या संक्षिप्तीकरण हो वो समास है। समास का उद्देश्य है संक्षिप्तीकरण। तो अब देखिए इसमें क्या है? नील गगन, संक्षेप में कह दिए नील गगन। अब इसका क्या अर्थ निकला? नीला है जो गगन, नील गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख यानी चंद्रमा के समान मुख, जैसा चंद्रमा जैसा मुख, चंद्रमुख। देहलता, देह रूपी लता। कनकलता, कनकसी लता। बहुत ही सिंपल है। अब द्विगु समास। द्विगु समास सबसे अच्छी इसकी पहचान सिर्फ एक है, अभी तो ये बताऊंगी मैं परिभाषा, परंतु हम इसमें ये कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख पहचान इसकी ये है कि जिसमें जिस समास में संख्या यानी अंकों का उल्लेख हो या किसी संख्या विशेष को बताया गया हो, संख्यावाचक जहाँ हो वहाँ द्विगु समास। देखिए, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्या के मुख्य रूप से बताता है वह द्विगु समास है। संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह, किसी समूह विशेष को बताना, या कह सकते हैं कि पहला पद हो गया संख्यावाचक और दूसरा या जिसमें किसी समस्त पद में किसी समाहार या किसी समूह विशेष का हमें जब आभास होता है तो वो कौन सा होता बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ओके, अब इसके कुछ उदाहरण हैं, देखिए। दोपहर, दोपहर मतलब दोपहर से नहीं है, दोपहर यानी दो पहरों से, एक पहर दो पहर, तो यानी दो पहरों से, दो पहरों का समाहार, यानी दोनों का एक साथ, किसका? दो पहरों का, संख्यावाचक आ गया इधर, दो पहरों का समाहार। दूसरा सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह सप्ताह, तो किसका हो गया? द्विगु समास। इसमें संख्यावाचक यानी संख्या का उल्लेख होना अति आवश्यक है। ओके, और उदाहरण इसके देख लिए। इसके तो कई उदाहरण इतने अच्छे, सभी समासों के उदाहरण इतने अच्छे अच्छे हैं कि वो तुरंत आ जाते हैं, बस थोड़ा सा हमें उनकी परिभाषा और उनकी पहचान को अपने दिमाग में रखना जरूरी। जैसे अब इसका देखिए द्विगु समास, 9 ग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का एक समूह, 9 ग्रह। दोपहर, अभी ये पिछली अभी बताया मैंने, 9 दो पहरों का समाहार। त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी त्रिवेणी किसे कहते हैं? त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में जो है उसके लिए है कि 3 नदियों का जो समूह होता है त्रिवेणी, तो ये त्रिवेणी 3 नदियों का समूह त्रिवेणी। द्वंद्व समास, 5वां समास है ये द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा क्या है? इसका तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही साधारण है, आप कहीं भी देखेंगे तो इसको तुरंत जहाँ समझ जाएंगे कि क्या है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, इसकी पहचान सबसे अच्छी क्या है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, न पहला न दूसरा, कोई विशेष नहीं है, सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि पहला एवं दूसरा दोनों पद की प्रधानता होती है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे आइए देखते हैं परिभाषा इसकी। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, विग्रह मतलब इनको विग्रह विच्छेद करने पर
और, एवं, या, अथवा लगता हो, वह द्वंद्व समास है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे अपना, अब अपना पराया, ये देखिए अपना पराया, अपना और पराया, अपना पराया हो गया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इधर या आया, इधर और आया, तो यहाँ क्या है, पाप पुण्य, ये देखिए पाप और पुण्य, अपना पराया, अपना या पराया। द्वंद्व समास के कुछ और उदाहरण देख लीजिए, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, देश विदेश, ये समस्त पूरे जो उदाहरण हैं पूरे के पूरे द्वंद्व समास से हैं। अब आखिरी और अगला वाला देखते हैं। सबसे आखिरी समास है बहुब्रीहि समास। परिभाषा, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता। अभी सबसे पहले अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान था, दूसरा तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान था, और इसके पहले जो देखा उसमें दोनों पद प्रधान थे। अब सबसे लास्ट जो बहुब्रीहि समास है उसकी पहचान सबसे मुख्य रूप से ये है कि इसमें कुल मिलाकर कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो वो कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। अब देखिए इसकी परिभाषा देख चुके हैं, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। यानी कोई पद प्रधान नहीं है लेकिन दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो वो कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। ये देखिए, जैसे नीलकंठ, जिनका नीला है कंठ, यानी महादेव, नीलकंठ। इस नीलकंठ शब्द से हमें उस तीसरी की ओर इशारा किया है कि जिनका नीला है कंठ, यानी नीलकंठ। ये देखिए, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अगला देखिए, लंबोदर, जिनका लंबा है उदर। अब आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि लंबा उदर किसका होता है, यानी गणपति, गणेश जी। ये देखिए, लंबा है उदर गणेश जी। और दशानन, रावण, 10 आनन, जिसके 10 थे आनन, दशानन रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। ये सब तमाम जितने भी उदाहरण हैं बहुब्रीहि समास से हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ, आशा है कि आप लोग, मैंने जो भी आपके सामने प्रस्तुति की है आपको समझ में आई होगी। और अगले ही कुछ समय बाद ही, बहुत जल्दी ही मैं किसी नए टॉपिक को लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।